हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास। तो जो लोग जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि सेंटर ऑफ मास एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है जहां से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और तीन अच्छे अच्छे टॉपिक्स को ये इंक्लूड करता है। सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ एक टॉपिक है और इसके अंदर हम और क्या पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसके अलावा कोलिजन। वहां पे बेसिकली जो चीज फॉलो होती है वो सेंटर ऑफ मास ही है, यहीं से सारी थ्योरी डिराइव की जाती है, चाहे कोलिजन हो चाहे वो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो। तो यार इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस टाइप के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जिस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का है और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास किस मोशन से क्या फर्क पड़ता है, कि अगर सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो किस तरह से करेगा, क्या उसका ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए, क्या उसका पाथ होना चाहिए। तो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, ये ब्लू डॉट्स जो आप देख रहे हैं बॉल है, ठीक है, ये यहाँ पे एक बॉल है, इसका मास कुछ भी हो वो हमें गिवन नहीं है। अब बॉल को हम फेंकते हैं 37 डिग्री इंक्लिनेशन पे, यहां से 37 डिग्री का एंगल पे इसको प्रोजेक्ट कर दिया किसी स्पीड के साथ में, और वो स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे जहां पे ये मास अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा वहां पे दो टुकड़ों में टूट जाता है। और वो कैसे टूटता है कि उनका जो रेशियो है वो 1:3 है। मतलब कि जो दो टुकड़े होंगे इस मास के, एक मास आप मान सकते हो m, तो दूसरा होगा अपने आप 3m, ठीक है। अब ऐसा बोला गया कि जिस पॉइंट पे ये ब्रेक होता है दो पार्ट में, वहां पे स्मॉल m वाले मास की वेलोसिटी हो जाती है 0 हर डायरेक्शन में, और 3m वाले मास के पास में कुछ वेलोसिटी होती है, वो हम फाइंड कर लेंगे किसके रूल के थ्रू, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के थ्रू। अब हमें फाइंड करना है कि 3m वाला मास है ये ओरिजिन से कितनी दूर जाके गिरेगा। अगर मैं इसको ओरिजिन मान के बात कर रहा हूं तो भाई मुझे ये पता करना है कि ये कहां पे आके गिरेगा, इसकी लोकेशन फाइंड करनी है। तो कैसे करा जाए यार, एक चीज तो है, अगर यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं कि मान लो ये अगर उड़ रहा है, हवा में जा रहा है, तो कोई एयर ड्रैग ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई इसको धक्का ना मार रहा हो, कि बाहर से कोई चीज इसको अफेक्ट नहीं कर रही है, सारी चीजें इंटरनली हो रही है। अगर ये एक्सप्लोड हो रहा है तो अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज नहीं होता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। जब भी प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि प्रोजेक्टाइल में फेंका जाता है किसी पार्टिकल को और वो दो टुकड़ों में, तीन टुकड़ों में, चार टुकड़ों में या n टुकड़ों में बट जाए, मास का रेशियो वेशो आपको दिया होता है या फिर आप फाइंड भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको हर बार एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पाथ वही प्रोजेक्टाइल होगा, अगर वो ना फूटता तो ट्रेवल करता। सपोज करो ये अगर ब्रेक नहीं होता तो ये पार्टिकल ऐसे ही आता, ऐसे ही आता। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो होगा ब्रेक करने के बाद भी यही पाथ को ट्रेवल करेगा। तो सेंटर ऑफ मास तो मुझे पता चल गया, उसकी लोकेशन होने वाली है फाइनल ये, ठीक है। तो ये लोकेशन होगी क्या, ये लोकेशन मुझे ये भी पता चल रहा है कि अगर ये ना टूटता तो इस प्रोजेक्टाइल की रेंज के बराबर है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहां से, इसकी रेंज फाइंड करनी है। प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है, r = u² sin 2θ अपॉन g, ये होती है प्रोजेक्टाइल की रेंज, राइट। यू की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। अब यार छोटा सा थोड़ा दिमाग लगाना है कि थीटा की वैल्यू 37 है, वो हमें पता होती है। 37 एक जनरल एंगल है। अगर आपको वैल्यूज फाइंड नहीं करनी आती, आप ऐसे एंगल बनाओ, ऐसे एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है, इस तरह का। अगर ये एंगल 37 है तो ये वाली हाइट होती है 3, ये होती है 4 और ये होती है 5। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां से आप साइन थीटा लिखना चाहते हो 3/5 लिखोगे, कॉस थीटा लिखना चाहते हो 4/5 लिखोगे, ठीक है। तो 37 की वैल्यू आपको पता है, बट यहां पे है 2θ, यानी कि 74 हो जाएगा ये एंगल। 74 की वैल्यू हमें नहीं पता होती, तो इसको आप चेंज कर लो। कैसे चेंज करेंगे, r = लिख सकते हो आप u² 2 sin θ cos θ डिवाइडेड बाय g। बस यहां से आपको रेंज पता चल जाएगी, क्योंकि स्पीड आपको 100 गिवन है और 2 एक कांस्टेंट है, sin थीटा हो जाएगा 3/5, cos थीटा हो जाएगा आपके पास में 4/5 और g की वैल्यू आप 10 एज्यूम कर सकते हैं। तो वहां से आपके पास में रेंज निकल जाएगी। इसका मतलब हुआ क्या कि जो सेंटर ऑफ मास है xcm, अगर मैं लिखना चाहूं xcm, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जो होगा ओरिजिन से कहां पे होगा, r पे, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगी वो उस वैल्यू पे होगा। अब मुझे क्या फाइंड करना, मुझे ये फाइंड करना कि ये कहां पे आके गिरेगा। अब हम सेंटर ऑफ मास निकालना आता है। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास में दो मास है, ठीक है, उनकी दूरी ओरिजिन से लेट्स से x1 x2 है, तो हम लिखते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये
अब मुझे ये तो पता है एक्सीएम तो मैंने निकाल लिया, कितना आ गया आर आ गया। x1 क्या है, x1 मैं मान लेता हूं इस वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो प्रोजेक्टाइल को आप फेंकते हो, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, जिसमें से एक आगे निकल जाता है, दूसरे की वेलोसिटी जीरो होगी तो कहां जाएगा वो, नीचे। क्यों जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन है, खींच लेगा उसको अपनी तरफ। इसकी वेलोसिटी जो है हर डायरेक्शन में जीरो हो गई। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्वेश्चन में पहले दे दी थी। इसका मतलब ये नीचे आके गिर जाएगा, और नीचे आके गिरेगा तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी r/2। अगर ये पार्टिकल पूरी, ये पाथ जो है इसकी रेंज r है, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, r/2 होगी इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगा। क्योंकि मैक्सिमम हाइट क्या करती है, प्रोजेक्टाइल को दो बराबर भाग में बांट देती है, एक दूरी x/2 तो दूसरी भी x/2, अगर टोटल रेंज x है तो ये मुझे पता चल गया इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया r/2। अब देखो m1 है मेरे पास में m, x1 पता चल गया कितना है r/2, r की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लोगे। xcm पता चल गया मुझे कितना है r, m1 है m, m2 है 3m, तो यहां पे m2 की वैल्यू 3m रखेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू होगी ये वाला मास जहां पे आके गिरेगा। तो आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस फॉर्मूला में, आपको पता चल जाएगा कि ये मास कहां पे आके गिरेगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। ये तरीका है कि कोई भी पार्टिकल को फेंका जाए, वो बस्ट होता है दो पार्ट में, तीन पार्ट में, तो कैसे उसको वेलोसिटी निकाले, कैसे उसकी हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाले, कैसे उस पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन निकाले, ये सब चीज आप फाइंड कर सकते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर ये 3m मास यहां पे गिरता, मैं बोलता कि 3m वाले की, बड़े वाले मास की वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो आपको बताना है कि m कहां पे जाके गिरता। ये आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। ये तो हुआ पहला टाइप का क्वेश्चन जो सेंटर ऑफ मास से बन सकता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको एक लाइन में ही खत्म करना है। ये सिस्टम है, ये 10m मास है, ये कैपिटल M मास है, यानी कि ऊपर वाला मास है वो इससे 10 टाइम छोटा है, तो ये भारी मास हो गया, हल्का मास हो गया। मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, जिस टाइम पे इसको रिलीज करता हूं, जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो आपसे कुछ चीजें पूछी जा सकती है। क्या चीजें पूछी जा सकती है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो यहां से आपको पूछा जा सकता है कि जब ये नीचे पहुंचेगा तो ये वाला ब्लॉक कितना इधर खिसक चुका होगा। एक्चुअल में होगा क्या, यहां पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये एक दूसरे पे इंटरनली फोर्स लगा रहे होंगे, नॉर्मल वगैरह एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको बोल सकते हैं। यानी कि सिस्टम पे, अगर इसको एज अ सिस्टम में देखूं तो इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास अभी कहां पे, रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा। मूव क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बाहर से आपने उसको कोई फोर्स ही नहीं दिया। ये सारी थ्योरी वहां से, ये पूरी खिचड़ी है, ये डिराइव कहां से होती है, जब हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम बोलते हैं कि उसका मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, कोई फोर्स नहीं होता। फिर अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल भी जीरो रहेगी। अगर वेलोसिटी इनिशियल जीरो फाइनल जीरो, इसका मतलब वो हिला नहीं, तो इसका मतलब क्या कि उसकी पोजीशन जो है वो रेस्ट पे है। तो यहीं से ये सारी चीज ड्राइव की गई है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि लेट्स से ये मास इधर कितना खिसक गया, क्योंकि ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसको फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको लिख देना है m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2। और ये आया कहां से, ये चीज भी हमें पता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू xum। अब वो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब कि m1x1 बराबर होगा m2x2 के, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से जैसे ये नीचे आ रहा है, अगर ये रुका होता, इधर मूव ना करता, अगर ये रुका होता तो इस मास को हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती, 2.2 मीटर। अगर ये रुका है 10m, सोच लो रुका हुआ है, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ गया, इसका मतलब इस पॉइंट से यहां पॉइंट तक इसने क्या कर ली, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। इसका मतलब इस मास ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 2.2 मीटर। लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं। हुआ क्या, ये वाला मास भी पीछे आया कुछ, लेट्स से ये x डिस्टेंस पीछे आ गया। अगर ये x डिस्टेंस पीछे आ गया तो इस वाले मास ने अब कितनी दूरी तय की होगी, 2.2 माइनस एक्स। कैसे लिखा मैंने 2.2 माइनस एक्स, देखो अगर ये रुका हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टली 2.2 मीटर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको x खिसका दूं तो इसको तो x दूरी कम ट्रेवल करनी पड़ेगी ना, तो वही x दूरी मैंने माइनस कर दी है। अब लिख देते हैं m1x1। m1 क्या है, मान लेता हूं ये मास m है, m1 है और ये m2 है,
तो m1 क्या हो गया अपने पास में स्मॉल m, x1 की वैल्यू क्या होगी 2.2 माइनस x हो गई, x1 क्या हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट, इज इक्वल्स टू m2 क्या हुआ, m2 आ गया अपने पास में बड़ा वाला मास, तो आ गया 10m इंटू x2 की वैल्यू क्या हुई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला x डिस्प्लेस हुआ, तो इसको लिख देंगे x, राइट। अब x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो उससे मैं ये भी फाइंड कर सकता हूं, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से x में एक इक्वेशन बन जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब यहां से आप ये भी निकाल सकते हो कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ, और आप ये भी निकाल सकते हो कि इसको कितनी हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, राइट। तो इस तरह का सवाल दिया जाता है जनरली, ऐसा एक जनरल केस है। ऐसे भी पूछा जाता है कई बार सवाल कि एक बोट है, यहां पे एक पर्सन है, ठीक है, और यहां पे दूसरा पर्सन है। अब ऐसा बोला जाता है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं सेम स्पीड के साथ में, या मान लो v1 v2 10 और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। अब क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मान लेते हैं कि ये बोट इधर x डिस्टेंस खिसक गई। अगर ये बोट इधर x डिस्टेंस खिसक गई, इसको इन दोनों को कुछ कम या ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बोट एज इट इज रहती तो ये दोनों कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते, अगर बराबर स्पीड है तो ये बराबर बराबर दूरी तय करते। लेकिन अब फोर्सेस के कारण इसने मान लो ज्यादा फोर्स लगा दिया, इसने कम फोर्स लगाया, ये बोट थोड़ी उस तरफ डिस्प्लेस हो गई, तो क्या होगा, तो वही अगेन m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। यहां पे हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर इनके पास स्पीड है तो। बाकी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस तरह की जो बोट की प्रॉब्लम होती है आपको जनरली बुक्स में मिलती है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जो हमें जनरली देखने को मिलता है सेंटर ऑफ मास से। अगर मैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे मूव करूं तो वो प्योरली बेस्ड है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन पे। ये वाली प्रॉब्लम जो होती है जनरली बच्चों को टफ लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कूद रहा होता है पर्सन, उसकी स्पीड को आप मिसजज कर जाते हैं कि वो दिया होता है आपको एक्चुअल में कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है, किस टाइम पे है, कूदने के बाद में वो स्पीड है या कूदने से पहले वो स्पीड है। तो क्वेश्चन जो प्योरली आपको दिया हुआ ये है कि पहले एक ट्रॉली है, उसके ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है स्मॉल m मास का, ट्रॉली का मास है कैपिटल M, वो दोनों का जो पूरा सिस्टम है वो v1 वेलोसिटी से इधर आ रहा है। अब क्या करता है ये मैन, ये चाहता है कि मैं इस ट्रॉली से कूद जाऊं, तो ये यहां पे किसी टाइम पे कूद जाता है। अब ये कूद गया तो स्पीड में चेंज आया होगा, स्पीड में अगर चेंज आया है तो कितना स्पीड हो गया वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसको आप एज अ सिस्टम कंसीडर करो, ना तो मैन पे एक्सटर्नल फोर्स है, ना इस पे एक्सटर्नल फोर्स है, ना पूरे सिस्टम पे। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, जस्ट बिफोर द जंप एंड जस्ट आफ्टर द जंप। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मोमेंटम तो कंजर्व है, इनिशियल मोमेंटम जंप से पहले का और जंप के बाद का फाइनल मोमेंटम बराबर रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, देखो पूरा सिस्टम है तो इसका मोमेंटम लिख देता हूं मैं m प्लस कैपिटल M इंटू v1, यह आ गया अपने पास में इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम। क्योंकि अगर ये ट्रॉली v1 से जा रही है तो इसके ऊपर खड़ा हुआ आदमी भी v1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा। अब मैं मान लेता हूं जैसे ये कूदता इसकी स्पीड v2 हो जाती है, पहले v1 थी अभी क्या हो गई v2, और मुझे ये दिया हुआ है कि जो ये मैन कूद रहा है वो है स्पीड u, और u क्या है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। स्पीड मैन की कूदने की स्पीड क्या है u, और वो है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो स्पीड ऑफ मैन, या मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, क्या लिख सकता हूं इसको, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, यही आ जाएगी। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसका मोमेंटम लिखना है। मोमेंटम कैसे लिखूंगा मैं, मोमेंटम लिखूंगा ट्रॉली का मास इंटू ट्रॉली की स्पीड जो कि है v2, और मैं लिखूंगा मैन का मास इंटू मैन की स्पीड, और मैन की स्पीड मुझे चाहिए इसीलिए मैं लिख रहा हूं। अब मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको गिवन है u, तो इसकी जगह तो आप क्या रख देंगे, u रख देंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आपने मान लिया अगर v2, तो यहाँ पे v2 रख देंगे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई। अब अगेन मोमेंटम कंजर्व कर दो और इसको बराबर कर दो इनिशियल मोमेंटम के, कैसे, m v2, ये तो हो गया अपने पास में किसका मोमेंटम, ट्रॉली का, प्लस स्मॉल m इंटू vm। vm क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, और उसकी जगह आप ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी। v1 अगर गिवन है, u अगर गिवन है, तो v2 की वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि गिरने के बाद इस ट्रॉली की स्पीड कितनी हो गई है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको दी जाती है। एचसी वर्मा में भी सवाल है कि यहाँ पे एक मैन, इस तरफ एक मैन है और उन्होंने क्या किया, इस तरफ भी एक मैन लगा दिया, ठीक है,
अब बता दिया कि ये कूद जाता है तो कुछ स्पीड हो जाती है, फिर ये भी कूद जाता है, फिर आपको ट्रॉली की स्पीड बतानी है। अब वहां पे क्या करना है, यहां पे मैंने एक बार मोमेंटम कंजर्व किया, वहां पे आप 2 बार कर देना। पहले यही केस होगा कि ये वाला मैन कूदा, इसकी स्पीड v2 हो गई, यहां तक सेम चलेगा। फिर ये वाला मैन भी कूद जाएगा, अब v3 स्पीड मान लो, और उसकी जो स्पीड है उसको मोमेंटम बनाओ, मोमेंटम बना के फाइनल इक्वेशन लिखोगे। 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी मोमेंटम कंजर्वेशन की, वहां से आप फाइंड कर सकते हैं कि स्पीड जो ट्रॉली की होगी दोनों के कूदने के बाद वो क्या आएगी। तो 2 ही सवाल बनते हैं, या तो एक मैन खड़ा होगा या दूसरा मैन, 2 मैन खड़े होंगे, ठीक है। 2 लोग अगर खड़े हैं तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, एक मैन का एग्जांपल आपके सामने है। ये हुआ अपना तीसरा टाइप का प्रॉब्लम। चौथा टाइप का जो प्रॉब्लम आता है वो आता है स्प्रिंग से रिलेटेड। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपने पढ़ा होगा रिड्यूस्ड मास जो होता है स्प्रिंग का, म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, वैसे टाइप की प्रॉब्लम है ना। अब कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, लेट्स से इस पे फोर्स लगाया, इंपल्स दिया, खींचा इसको, तो बस स्प्रिंग का एनालिसिस अगर आपको ठीक से आता है और एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगाना आता है तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। पहले दिया हुआ है कि स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एक्स डिस्टेंस, मतलब कि जो सिस्टम है वो ऐसा है कि एक स्प्रिंग थी, उसके दोनों साइड पे मैंने मास अटैच किया और स्प्रिंग को ऐसे दबा दिया और रखा हुआ है अभी, और स्प्रिंग की जो बोल सकते हैं कंप्रेशन है वो कितनी है, एक्स। उसके बाद दिया हुआ है कि सिस्टम इज रिलीज्ड, अब मैंने क्या किया, उसको दबाया हुआ है, फिर उसको छोड़ दिया। तो छोड़ूंगा तो क्या करेगा, स्प्रिंग क्या करेगी, दोनों मास को दूर हटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा क्या करती है, चाहे उसको एलोंगेट करो चाहे उसको कंप्रेस करो, वो हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहती है। और मैंने उसको कंप्रेस कर दिया तो इसका मतलब उसको नेचुरल लेंथ से मैंने कम पे ला दिया, तो वो अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहेगी। नेचुरल लेंथ कहाँ होगी उसकी, थोड़ी बाहर की तरफ, तो दोनों मास पे बाहर फोर्स लगाएगी। जैसे ही वो बाहर फोर्स लगाएगी तो दोनों मास दूर की तरफ जाने लगेंगे। दूर की तरफ जाने लगेंगे तो बोला गया है कि फाइंड स्पीड ऑफ मास m। मैंने इसकी स्पीड पूछी है, आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा सकता, उसकी भी पूछी जा सकती है, इसकी भी पूछी जा सकती है, दोनों की भी पूछी जा सकती है, राइट। व्हेन स्प्रिंग एक्वायर्स नेचुरल लेंथ, जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इसकी और इसकी स्पीड। तो देखो कैसे किया जाए इस सवाल को। लेट्स से पहले मैं क्या करता हूं, मोमेंटम कंजर्व करता हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने इनको ऐसे रखा हुआ है, जैसे मैंने इन दोनों को ऐसा रखा हुआ है, तो क्या है, इन दोनों का स्पीड 0 है, स्पीड 0 या वेलोसिटी 0 दोनों एक ही बात है, क्योंकि रेस्ट पे है। जैसे ही मैं छोड़ता हूं तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ एक्वायर करती है और फिर इनको फोर्स लगाती है दोनों डायरेक्शन में, यानी कि इनको मूव करवा देती है स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है इनकी मूवमेंट के लिए। धीरे धीरे स्प्रिंग ऐसे दबाया हुआ है मैंने, जैसे ही छोड़ता हूं तो स्प्रिंग क्या करेगी, दोनों साइड में एलोंगेट होना स्टार्ट होगी और दोनों मास को अपने से दूर भगाएगी, यानी कि दोनों मास क्या करेंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कर लेंगे। मान लेते हैं कि v1 v2 इनकी वेलोसिटी मान लेते हैं, या आप मान सकते हो कि दोनों की सेम, अगर सेम मास है तो हो सकता है सेम स्पीड हो, तो वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट लेके नहीं आने वाला है। मुझे इस मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इस पे फोकस करते हैं। पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, p इनिशियल, वो होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं। अब अगर मैं बात करूं, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गई है और ये जस्ट डिटैच होने वाले हैं, मतलब कि स्प्रिंग के कोने पे लगा हुआ है मास और स्प्रिंग बस उसको छोड़ने वाली है, मतलब कि अपने नेचुरल लेंथ पे आ गई तो मास निकल जाएंगे आगे, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। तो जस्ट स्प्रिंग जिस टाइम पे नेचुरल लेंथ पे आ रही है उस टाइम पे मुझे स्पीड का एनालिसिस करना है, राइट। तो फाइनल मोमेंटम अगर मैं लिखना चाहूं p फाइनल, तो क्या होगा, m v, इसका मैं स्पीड मान लेता हूं v इधर हो गया, और इसकी स्पीड मैं मान लेता हूं u इधर के डायरेक्शन में, क्योंकि मास अलग अलग है तो स्प्रिंग फोर्स तो बराबर लगाएगी, क्योंकि एक बड़ा मास एक छोटा मास है, स्पीड अलग अलग होगी उनकी। तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको इधर उसको उधर करने की कोशिश करेगी, इसकी स्पीड में मान लेता हूं v हो गई इस डायरेक्शन में, उसकी हो गई उस डायरेक्शन में u। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, mv, मास इंटू इसकी स्पीड। फिर मैं लिखूंगा उस वाले का मोमेंटम प्लस मोमेंटम कितना है उसका, m स्मॉल m मास इंटू u, लेकिन माइनस के साथ में। माइनस के साथ में क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर इसकी वेलोसिटी को क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव, तो उधर वाली डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। ध्यान रखना यहां पे मैं स्पीड नहीं लिखता हूं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा वहां होती है जहां वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इसकी वेलोसिटी इधर तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, इसकी वेलोसिटी उधर तो मैंने उसको नेगेटिव ले लिया। तो प्रैक्टिकली ये अपने पास में बन गया mv माइनस mu, ठीक है, ये क्वांटिटी बन गई, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अब क्योंकि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, मैंने बस इसको पकड़ा हुआ था, ठीक है, और जैसे ही रिलीज किया कोई भी फोर्स नहीं था, फ्रिक्शन व्रिक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जो पहले था वो बाद में रहेगा।
तो बाद वाला मोमेंटम पहले वाले के बराबर करूंगा तो 0 इज इक्वल्स टू आ जाएगा mv माइनस mu, यानी कि v की वैल्यू अपने पास में आ गई यहां से m बाय कैपिटल M इंटू यू आ गई। अब m और m आपको दिया नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर m और m दिया हुआ है फिर तो यहीं पे कहानी खत्म है इस सवाल की, लेकिन जनरली इतनी आसान चीज पूछी नहीं जाती है ना जेईई में और ना नीट में। इसके आगे भी आपको कुछ करना है। क्या करना है कि जो इन दोनों के पास वेलोसिटीज आई है, ऐसे तो मैंने दबा के रखा था, जैसे ही छोड़ा तो नेचुरल लेंथ में पहुंचते टाइम इनके पास कुछ स्पीड थी v और u, वो स्पीड आई कहां से, वो स्पीड आई इनके पास स्प्रिंग से। अगर स्प्रिंग सोचो दबती नहीं, अगर ये दोनों ही मास एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में रखता मैं और हटाता तो क्या एक दूसरे को इस स्पीड से पुश कर पाते, बिल्कुल नहीं। तो इनके पास में एनर्जी आई स्प्रिंग से, यानी कि स्प्रिंग की जो एनर्जी थी, स्प्रिंग ने जो हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, स्प्रिंग के पास जो एनर्जी स्टोर हुई वो एनर्जी स्प्रिंग ने इन दोनों को ट्रांसफर कर दी जब तक वो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आई, क्योंकि स्प्रिंग ने तो मूवमेंट नहीं की, स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ में आके रुक गई, इन दोनों मास को पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। इसका मतलब कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी थी जो की थी हाफ के एक्स स्क्वायर, के स्प्रिंग की स्टिफनेस मान रहा हूं और एक्स मैंने पहले बता दिया कि स्प्रिंग को दबाया गया, एक्स कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग की जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, वो होगी दोनों मास के काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो पहले मास की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m u स्क्वायर और दूसरे मास की हो जाएगी हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास में दूसरी इक्वेशन बन गई। अगर x की वैल्यू गिवन है तो आप यहां से m और m का रेशियो निकाल सकते हैं। कुछ भी आपसे पूछा जाए, अगर x निकालने की बात की जाए कि फाइंड करो स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है, या फिर अभी तो मुझे वेलोसिटी पूछी गई थी v, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, m और m का रेशियो यहां से फाइंड कर लूंगा x की टर्म्स में। अगर मुझे ऐसा पूछा जाए कि फाइंड करो कि स्प्रिंग कितना दबाया गया था कि उनकी स्पीड इतनी इतनी हो गई, तो यहां से स्पीड की वैल्यू रख के x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो सवाल में कुछ भी पूछा जाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरह से पूछा जाएगा, कितने भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको पता होने चाहिए थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए। सारे के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए भी और नीट के लिए भी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और डाउट नेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।